हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। इसमें हम देख रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQ, जिसमें हमने TGT के सभी पेपर सॉल्व किए। अब इसमें हम PGT के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि रहेंगे हमारे 2021 से लेकर के 2000 तक के सभी पेपर, जिनको हम आसानी से डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने डिस्कस किया था 2021 का पेपर PGT का। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे UP PGT का पेपर 2016 में हुआ था, उसको देखेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, GS बाय दिवाकर सर। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोर्स एंड बैचेज आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है इसको। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके उत्तर का सही चयन कीजिए। देख लेते हैं। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। ये ठीक है, आपके जो काले धब्बे होते हैं सूर्य पर पाए जाते हैं उनको सनस्पॉट ही कहा जाता है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। ये भी ठीक है, इसीलिए तो वो अंधेरे दिखाई देते हैं, यानी कि काले दिखाई देते हैं। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों में या कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। ये भी ठीक है आपका। और दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। तो यानी कि ये भी ठीक है आपके। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट या फिर सौर कलंक कहा जाता है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से कितने 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है, जिसका पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के तल से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती है। जो सूर्य से ऊष्मा आती है वो लघु तरंगों में आती है। सूर्य से विकिरित होने वाले इस ताप को सूर्य ताप कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर ताप आता है सूर्य से, उसको बोला जाता है क्या, सूर्य ताप बोला जाता है, या फिर इसको अंग्रेजी भाषा में इंसोलेशन बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिबको संयंत्र आधारित है। ये किस पर आधारित है, ताप ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, या फिर पवन ऊर्जा पर, या गैस ऊर्जा पर। तो जो आपका क्रिबको आधारित है गैस ऊर्जा पर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्रिबको की फुल फॉर्म क्या है इसको देख लेते हैं। इसकी है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। संयंत्र ऊर्जा ये किस पर, गैस ऊर्जा पर आधारित है आपका। इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1980 को। इसका मुख्यालय है नोएडा में। और इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम देख लेते हैं। इसका नाम है कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्रिबको इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, मैं ऐसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो ये जो आपका कथन दिया था, ये दिया था इमैनुअल कांट ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मुझे पदार्थ दो और मैं पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये कथन आपके इमैनुअल कांट महोदय ने दिया था। कांट जो थे एक जर्मन दार्शनिक थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट महोदय ने 1755 में कितने में 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। किसके नियमों पर आधारित थी ये, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना, जो लाप्लास महोदय थे उन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी। चैम्बरलेन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। जेम्स एंड जीन ने जो परिकल्पना दी थी वो थी आपकी ज्वारीय परिकल्पना। ये किसने दी थी, जेम्स जीन एंड जेफरीज ने। ये हो गई आपकी सभी परिकल्पनाएं। तो ये आप अलग से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे आप कर ही चुके होंगे अब तक तो। चलिए देखते हैं। और
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? पृथ्वी की परत का पूछा है इसमें। एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो जो प्रमुख तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है। क्रस्ट पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों के प्रतिशत दिया गया है, उनको देख लेते हैं। जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन मिलता है 46.60%, सिलिकॉन मिलता है आपका 27.7%, एल्यूमिनियम मिलता है 8.1%, लोहा मिलता है 5%, कैल्शियम मिलता है 3.6%, सोडियम मिलता है 2.8%, बाकी के थोड़े से और दिए गए हैं। पोटेशियम मिलता है 2.59% है, मैग्नीशियम मिलता है 2%। ठीक है, ये आपके किस में मिलते हैं? क्रस्ट में मिलते हैं परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं दिया गया है? स्लेट जो बनता है बलुआ पत्थर से, ये आपका सही नहीं है। शिस्ट से बनता है सैल। ठीक है, संगमरमर, चूनामरमर जो चूना पत्थर होता है, क्वार्टजाइट से बनता है बलुआ पत्थर, ये आपके सभी मैच्ड हैं। छोड़ के किसको? स्लेट बलुआ पत्थर का नहीं है। जो स्लेट का रूपांतरण होता है फाइलाइट के रूप में होता है। किस में होता है? फाइलाइट के रूप में, तथा फाइलाइट का फिर से जो रूपांतरण होता है वो शिस्ट में हो जाता है। बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट चट्टान में होता है। स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस आदि जो रूपांतरित या कायांतरित सेल के उदाहरण है। किसके हैं ये? रूपांतरित या फिर कायांतरित सेल के ये उदाहरण माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? कौन सा कोयला है? ये आपका एंथ्रासाइड है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है ये। इसी का खनन करने में मुश्किल होता है। इसको देख लेते हैं क्या कारण है इसका। कोयला को काले सोने की उपमा दी जाती है। भारत में निम्नलिखित हैं 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से? आपके एंथ्रासाइड हो गया, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। एंथ्रासाइड कोयले के खनन में मुश्किल होती है क्योंकि अत्यंत भुरभुरा होता है। ये क्या होता है? अत्यंत भुरभुरा होता है। तो ये क्या होता है? भुरभुरा होगा तो ये टूट फूट जाएगा। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 90 से 95% होती है। एंथ्रासाइड कोयला जलते समय धुआं नहीं देता है, ताप सबसे अधिक होता है इसका। जब ये एंथ्रासाइड कोयला जलाया जाता है तो उसमें धुआं नहीं निकलता, लेकिन ताप जो उसका होता है अन्य कोयलों की बजाय उसका ताप काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है हमारी पृथ्वी पर। एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट का होता है। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोड कहा जाता है। क्या होता है? पृथ्वी किस आकार की? जियोइड आकार की है। इसकी आकृति को लघ्वच्छ, गोलाभ, ऑबलेट, स्फेरॉइड भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि सबसे कम है। जो सौरमंडल में ग्रह हैं आपके, उसमें जो सबसे अपने अक्ष पर घूर्णन की जो सबसे कम अवधि है वो है आपके बृहस्पति ग्रह की 9 घंटा 56 मिनट है। तब शुक्र ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे अधिक है, 243 दिन है। ठीक है, ये हो गए उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के सामान्य चक्र की अवधारणा का संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी आपके अपवर्तन के सामान्य चक्र की अवधारणा W.M. डेविस ने दी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अपवर्तन के सामान्य चक्र की अवधारणा W.M. डेविस ने दी थी। W.M. डेविस अपवर्तन चक्र की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया कि भौगोलिक चक्र, जो भौगोलिक चक्र चलता है उसमें समय की अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपवर्तन की क्रिया द्वारा आकृति विहीन संप्राय मैदान में बदल जाता है। यानी कि कोई ऐसा उत्थित भूभाग है, इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इसके कारण वो क्या हो रहा है? एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। ये कहा था किसने? W.M. डेविस ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। नदी का अधिकतम दबाव एक स्थान में चलता रहता है, ये ठीक है।
नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है, जो लंबवत होता है ये ठीक है आपका। नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है, नहीं, जब नदी पर भार बढ़ता है तो अपरदन की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि सी ही गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब नदी में वेग और भार की मात्रा अधिक होती है तो उसके द्वारा अपरदन भी अधिक होगा। गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा नदी की परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहा था। क्या बोला था इसको? छठी शक्ति का सिद्धांत इसको कहा था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन जो शक्ति होगी वो 64 गुनी हो जाएगी। कितना? अगर देख रहे हैं नदी का वेग हम इसमें दोगुना कर रहे हैं, ये किसने कहा था? गिलबर्ट महोदय ने। तो जो नदी अपने साथ में सामान ले जा रही है, वो परिवहन कर रही है, उसकी वो शक्ति होगी वो 64 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पे पाई जाती हैं? जो सबसे अधिक जनसंख्या में झीलें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपके स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में। इसके बारे में देख, स्कैंडिनेविया में अगर आप जाओगे फिनलैंड में, तो फिनलैंड को तो झीलों का देश ही कहा जाता है, ये भी वहीं का क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड जो देश है आपका, उसको झीलों का देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी है हेलेंसिकी। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र स्कैंडिनेवियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो आते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों को सम्मिलित किया जाता है स्कैंडिनेवियाई कंट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? नदी विसर्ग, प्राकृतिक बांध या जो संदूर। तो जो संदूर है वो आपका नदी के कार्य से संबंधित नहीं है, बाकी के सभी आपके नदी के द्वारा बनी हुई जो स्थलाकृति बना बोल रहे हो आप इनको, या फिर कोई भी जो ऐसे बन जाती हैं विसर्ग पे ऐसे बन गई, प्राकृतिक जो बांध बन जाते हैं, ये सब बनते हैं नदी के द्वारा। संदूर आपका नदी के द्वारा नहीं बनता है, इसका संबंध होता है हिमनद अवक्षेप में। जो हिमनद के अवक्षेप होते हैं उनसे इसका संबंध होता है संदूर से, जबकि नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध और याजू नदी के कार्य से संबंधित है। नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टियों के जमाव द्वारा लंबे कम ऊंचाई के कारकों का निर्माण हो जाता है, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। थोड़े थोड़े से ऊंचे वहाँ पे तट बन जाते हैं, जिसको कि बोला जाता है प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे लिखे गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कोड देख लेते हैं, इनके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट ज़्यादा ही ऊपर हो गया। चलिए, लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया गया था, तो ये ठीक है आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोया सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ये भी ठीक है। जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें लोयस अगर मिट्टी होती है तो वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव हांगो नदी घाटी में पाया जाता है, जो ठीक है, ये आपकी चीन की जो नदी है वहाँ पे पाया जाता है। लोयस मिसिसिपी घाटी, पेंटागोनिया, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया एक्सप्लेनेशन तो उसमें हो ही गया था, चलो देख लेते हैं। लोयस कैसा जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया गया था। लोयस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव हांगो घाटी में पाया जाता है। मिसिसिपी घाटी, पेंटागोनिया, न्यूजीलैंड में ये जमाव पाया जाता है। लोयस का जमाव वायु के निक्षेपण द्वारा चीन में पाया जाता है। ये हो गए लोयस के बारे में फैक्ट्स। चलिए और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ठीक है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, ये भी ठीक है। सागर तल सीमा से बना हुआ है, सागर तल सीमा से नहीं बना, ये आपका गलत, ये सही है आपका। सागर तल सीमा से बना हुआ है। सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ये गलत है। जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, ना कि सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन दी गई है। सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, ना कि सीमा के ऊपर सियाल तैरता है। ठीक है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल से व्याप्त है, यानी कि मेंटल से बना हुआ है अधिकांश भाग, जिसमें पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग पाया जाता है। स्वेज के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। सागर तल है सीमा से बना हुआ है आपका, जिसकी रचना बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। जो स्वेज महोदय थे उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 संकेंद्रीय परतों में विभाजित किया था। सियाल, सीमा, निफे, ये 3 परतें बताई थी उन्होंने स्वेज महोदय ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल शब्द संबंधित है। कोल किससे संबंधित है? आपका ग्लेशियरों से, नदियों से, भूमिगत जल से या फिर समुद्र की लहरों से। तो ये कोल शब्द संबंधित है आपका ग्लेशियरों से। ठीक है। जब पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं, सर्क बनते हैं आपके, सर्क के बाद में जब वो मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है। इस तरह मार्ग को कोल या फिर हिमानी दर्रा कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कोल या फिर हिमानी दर्रा के नाम से इसको जाना जाता है। आल्प्स पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित अनेक कोल मिलते हैं। जो आल्प्स पर्वत है उसमें आप जाओगे तो हिमानी के द्वारा कई तरह के निर्मित जो कोल होते हैं वो मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, इनका सही उत्तर देखना है, सही है दोनों या गलत है। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन, भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं, ये भी ठीक है। आगे अगर ऑप्शन दिए गए होंगे तो उनको देख लेते हैं, वरना 1 और 2 दोनों तो सही है ही, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए तो 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में भी। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है तथा अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन, भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। जल के अपरदन के द्वारा स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं उनको देख लेते हैं। बी आकार की घाटी बनती है जल के अपरदन से, गार्ज बनता है, कैनियन बनते हैं, जलप्रपात, जलगर्तिका, नदी, वेदिका, नदी विसर्प, पेनिप्लेन, ये सब किससे बनते हैं? जो नदी है या फिर जल का अपरदन होता है उसके कारण जो स्थलाकृति बनती हैं उनके नाम दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं। उनके लिए क्या स्थितियाँ पाई जाती हैं? भूमध्य महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? पश्चिमी तट पर पाई जाती है, ना कि पूर्वी तट पर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर तेजी से चलते हैं, परंतु स्थलों पर पहुंचते ही क्षीण हो जाते हैं और आंतरिक भागों में पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जब ये आंतरिक भाग में पहुंचते हैं उससे पहले क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये महाद्वीप के केवल तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित करते हैं, उनके अंदर में ये नहीं जा पाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है? जो वो कौन सा देश है, यानी कि चारों तरफ उसके क्या है? स्थल खंड है, कोई भी जलीय खंड नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका हंगरी। ये आपका कैसा है? भूमिबद्ध है या फिर स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, पूरा हंगरी देश हो जाएगा। हंगरी देश जो घिरा हुआ है किसको? स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन देश, ये सब सीमा साझा करते हैं इससे। बाकी के और भी देख लेते हैं। यूरोप के भूमिबद्ध देश दिए गए हैं, उनके हैं ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंडोरा, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिechtenstein, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सान मारिनो, ये सभी कैसे हैं? आपके भूमिबद्ध देश हैं। देखो ऐसे तो आपको ये याद होने से रहे, कोई भी इन ऐसे नाम को याद ना कर पाएगा, तो इसलिए आप मैप जरूर किया कीजिए, मैप से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आपको नाम याद रखने की या फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जब मैप को इन्हीं वाले स्टेट्स को या फिर जो देश हैं आपके, इनको देखोगे 8 से 10 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आपको उनको देखने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैप आपका बहुत अच्छा साधन है याद करने के लिए।
यदि भूमध्य रेखा पर सौर्य की ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर यह होगा, ये जो ध्रुवों पर होगा आपका 42% होता है अगर भूमध्य रेखा पर 100% है तो। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु ध्रुवों पर कोण कम होता है। कैसी होती है? तिरछी होती जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सौर्य की ऊर्जा सूर्य तप कम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये समताप मंडल में गति करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये समताप मंडल में नहीं चलता है, किस में चलता है? क्षोभ मंडल में चलता है। बाकी के पश्चिम से पूर्व की ओर में गति करता है, ये ठीक है। घुमावदार मोड़ों की गति करता है, ये भी ठीक है। लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है, ये भी ठीक है। यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाली पर ध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में होता है। इनके प्रवाह का मार्ग विसर्पित यानी लहरदार होता है। जेट स्ट्रीम के पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता है, मौसम के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में इनका वेग दोगुना हो जाता है। यानी कि इनका वेग कब दोगुना होता है? शीतकाल में, जब सर्दियों का मौसम आता है। इसका अधिकतम वायु वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट स्ट्रीम की न्यूनतम वायु वेग जो होता है यानी कम से कम जो होता है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अतः जेट स्ट्रीम का प्रवाह समताप मंडल में न होकर के किस में होता है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया जाता है? जो अधिकतम तापमान आपका दर्ज किया जाता है वो दर्ज किया जाता है कर्क रेखा पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान कर्क रेखा के आसपास में दर्ज किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत चमकती हैं, परंतु वहाँ अधिकतम तापमान नहीं होता है। अधिकतम जो तापमान होता है वो होता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यानी कर्क रेखा के पास में ये जुलाई में अंकित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना जाता है? जो ग्रहीय पवनें चलती हैं उनमें अवरोध आ जाता है, वो किसके कारण आता है? वो आता है मानसूनी पवनों के कारण। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। मानसूनी पवनें ग्रहीय पवनों के लिए अवरोध मानी जाती हैं क्योंकि मानसूनी पवनें हैं ग्रहीय पवन के भागों को अतिक्रमण यानी कि मार्ग करती हैं, जिससे हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं। आश्व अक्षांश, गरजता चालीसा, चीखता साटा ये सभी ग्रहीय पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पवन के रूप में ये जानी जाती हैं। ये सब कैसी हैं? आपकी ग्रहीय पवनें हैं जो कि काफ़ी तीव्र गति से चलती है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे स्थलखंड कम पाया जाता है, इसलिए कोई भी उनको जो पवनें चलती हैं उनको रुकावट नहीं मिलती है, जिस कारण से वो काफ़ी तेज चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? भूमि है, समुद्र जीवन है, उल्कापिंड है या फिर ज्वालामुखी है। तो समुद्र में जो खारेपन का मुख्य कारण है वो हो जाएगा आपका भूमि। भूमि जिससे सटा हुआ होगा उस सागर का लवणता अधिक होगी। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि हो जाएगा। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ। इस पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी। अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंचाए जाने वाले सागर जिससे लवणता की मात्रा में वृद्धि होने लगी। हालांकि समुद्र में लवण पहुंचने के विभिन्न अपरदनात्मक कारक में नदियां सब प्रमुख हैं, परंतु सागरी लवणता की वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो नदियां नहीं है। जो सागर का कारण जो मेन माना जाता है वो माना जाता है भूमि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? बॉस जो जलडमरू मध्य है ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के मध्य स्थित है, ये ठीक है आपका। टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच में स्थित है, ये भी ठीक है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, ये भी ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के पश्चिम भाग में स्थित है, पश्चिम में नहीं जाएगी, आपके उत्तर पश्चिम भाग में जाएगी। किस में जाएगी? उत्तर पश्चिम भाग में होता तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता, वन नहीं तो ये इसी में गलत दिया गया है। देखिए कितनी छोटी सी गलती दी है
यहाँ पे इतनी जल्दी हम नहीं पकड़ पाते जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं या फिर जिस हिसाब से पेपर हमारे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए पेपर का लेवल बहुत टफ करते जा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ दे रहे हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बाकी के बॉस जलडमरू मध्य आपका ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य में है। टॉरस आपका किस में है? ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी के मध्य में स्थित है। और जो कुक जलडमरू मध्य है न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के इनके मध्य स्थित है, यानी कि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप समूह के बीच में स्थित आपका कौन सा है? कुक जलडमरू मध्य। ये विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी कैसी है? अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 11 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उत्पादन होता है शैवाल तथा भित्तियों का, महाद्वीपीय मैग्नेट का, खुले महासागरों का, या फिर ज्वारीय नदीमुख का। तो ये इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन, शैवाल एवं भित्तियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सागरीय तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन शैवाल, तल और भित्तियों का होता है। उल्लेखनीय है कि प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 1,00,000 प्रजातियाँ 10 लाख प्रजातियाँ। इसी कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। जो प्रवाल है उनको क्या बोला जाता है? सामुद्रिक वर्षा वन है, क्योंकि प्रवालों की कितनी है? 10 लाख प्रजातियाँ समुद्र सागरों में पाई जाती हैं। जो प्रवाल होते हैं उनके विकास के लिए टेम्परेचर आपका 20 से 21 डिग्री चाहिए होता है। प्रवाल की उत्पत्ति तथा विकास के लिए उथला सागर चाहिए होता है, ज़्यादा गहराई में वो नहीं पनप पाते हैं, मर जाते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट या फिर 60 से 70 मीटर से अधिक गहराई पर प्रवाल क्या होते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित समुद्र स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? तो जो गाय है आपकी, समुद्री गाय, वो शाकाहारी में आती है। बाकी की सील मछली, दरियाई घोड़ा, समुद्री शेर, ये सब कैसे हो गए आपके? ये मांसाहारी हो जाएंगे। समुद्री गाय जो वो शाकाहारी में आती है। ठीक है, समुद्री स्तनधारियों में समुद्री गाय शाकाहारी है। समुद्री जो सी काऊ होती है, जल में रहने वाले शाकाहारी स्तनधारी प्राणियों में एक जीव है, जिसके सदस्य नदियों और समुद्री तट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। सील मछली, समुद्री शेर, दरियाई घोड़ा, ये सभी स्तनधारी मांसाहारी के अंतर्गत में आते हैं, ना कि शाकाहारी के में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, ये ठीक है आपका। महासागरों की औसत लवणता 35 ppm है, ये भी ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा के पास में नहीं पाई जाती है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो ही सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के आसपास लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि वहाँ पे पर डे वर्षा होती है। जिस स्थान पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। उच्चतम जो लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर कि उसकी मात्रा कितनी है? 36 ppm है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। महासागरों की औसत लवणता जो है वो टोटल 35 ppm मानी जाती है, या फिर औसत जो निकाला गया है वो 35 ppm है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी में हिमगैर सर को क्या कहा जाता है? जो जर्मनी में सर को बोला जाता है कार। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में हिमगैर को कौर कहा जाता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार, एक कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है। इस तरह से ये बन जाता है, गर्त टाइप में बन जाता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। सर्क जो होता है प्राय हिम से भरे होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है? बर्फ भरी होती है। इस कारण इन्हें हिमगहर या फिर हिमागार या फिर हिमगर्त इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। चना दिया गया है, गेहूँ, बाजरा। तो इसमें भारत की फसल पूछा गया है। उपरोक्त में से वर्षा सिंचित फसलें कौन सी हैं? वर्षा से सिंचित फसलें हो जाएंगी आपकी बाजरा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। बाजरा वर्षा सिंचित फसल है। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में गरीब लोगों का आहार माना जाता है। आप भी हम बोलते होंगे ना, बाजरा की रोटी जैसे अपन लोग कोई खाते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमको तो गेहूं की चाहिए, गेहूं की चाहिए, हमें ना चाहिए बाजरा अजरा की, या फिर मकई अकई की जो रोटी बनाते हैं वो भी हमें ना चाहिए। लेकिन हमें क्या शुरू से गेहूं की आदत पड़ी हुई है, तो गेहूं की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाजरा की खाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, इसलिए नहीं खाते हैं। इसका तना पशु चारे के रूप में तथा झोपड़ियों के छप्पर बनाने में प्रयुक्त होता है। बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में इसका तापमान चाहिए होता है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त इसमें मानी जाती है। ज़्यादा वर्षा की इसको आवश्यकता नहीं होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख देश दिए गए हैं कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान फर्स्ट पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे आ जाएगा, नामीबिया थर्ड पर और चौथे पर आपका कनाडा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण से समृद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? अल्जीरिया हो जाएगा, मिस्र, लीबिया, मोरक्को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें मोरक्को। ठीक है, मोरक्को पेट्रोलियम के भंडार से समृद्ध नहीं है, जबकि मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया पेट्रोलियम भंडार के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार से समृद्ध है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित है। यह अल्जीरिया, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा के साथ में सीमा बनाती है। फॉस्फेट एवं कोबाल्ट उत्पादन में यह विश्व का एक प्रमुख उत्पादक देश है। अगर मोरक्को में पूछा जाए तो क्या है आपका? फॉस्फेट है एवं कोबाल्ट है, इसमें काफ़ी प्रमुख माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल है, अलग से चैनल है, जिसमें कि हम आपको करा रहे हैं अभी जीएस, टोटल जीएस उसमें कवर करा रहे हैं। जीएस के साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपकी हिंदी पूछी जाती है, या फिर और भी जो पार्ट हैं आपके, एनसीईआरटी हो गई, जो गवर्नमेंट बुक चलाई जा रही हैं बेसिक शिक्षा वाली, उन सभी को कवर कराना है। उनसे आपको क्या है कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वो चैनल देखना है तो आप मेरे जो चैनल है आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, आप उसको वहाँ भी सब्सक्राइब कर लें। पर डे आपको 2 से 3 क्लास उसमें भी मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, ये ठीक है। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, ये भी ठीक है। एस्किमो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि ए 1 2 3 तो तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। एस्किमो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। एस्किमो के आवास को इग्लू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध दिए गए हैं और कौन सा मिल नहीं खा रहा है इनसे, उनको देख रहे हैं। जो अक्सम्बो बांध है घाना में है, ये ठीक है आपका। हुबर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये ठीक है। कुरेबाको या फिर कुरुबेगाबा बांध है आपका जापान में, ये ठीक है। बारगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही से सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे आपका? जापान में है कुरुबेगा बांध, बाकी के सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें बारगेम्बा आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत स्थित है, ये पर्वत कहाँ पे है आपका? केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में या फिर मोजाम्बिक में। तो ये जो आपका किलिमंजारो पर्वत है आपका तंजानिया में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कैसा पर्वत है आपका? एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम स्थान भी है। अफ्रीका सबसे ऊंचा स्थान इसको माना जाता है, या फिर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है किलिमंजारो को।
बी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है। अरबी, मिस्रवासी, ईरानी, यहूदी। तो ईरानी आपके सेमेटिक जनजाति में नहीं आते, बाकी अरबी, मिस्रवासी, ये जो यहूदी हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके सेमेटिक जनजाति में आते हैं। मुख्यतः पश्चिमी एशिया में फैला हुआ सेमेटिक भाषा परिवार है, जिसे विश्व के 2 प्रमुख धर्मों यहूदी एवं इस्लाम की धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं। इस भाषा परिवार का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बोलने वाले लोगों की संख्या की तुलना में धार्मिक कारण से अधिक है। किसमें ये धार्मिक कारण का काफ़ी अधिक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो केरल जो राज्य है आपका मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक विकसित माना जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न चलिए इन कथन दिए गए उन पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, ये ठीक है आपका। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है, ये भी ठीक है। उच्चतादर्शी जो वक्र होता है आपका क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है, ये भी ठीक है आपका। यानी कि 1 2 3 सही हो जाएंगे, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई थी, इसके बारे में क्या ही जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपके कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ये ठीक है आपका, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में परियोजना टाइगर 1973 में परिवर्तित की गई थी, ये भी ठीक है। बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, ये भी ठीक है। यानी कि 1 2 3 आपके फिर से सही हो जाएंगे, इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन हमने शुरू कर ही ली थी, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1985 में डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था। इसकी संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1986 में ई.ओ. विल्सन के द्वारा किया गया था, किसका, जैव विविधता शब्द का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। शीत मरुस्थल, दिहांग दिबांग, खंगचेंडजोंगा या फिर नंदा देवी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन खंगचेंडजोंगा, ये आपका किस पे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ पे आपका सिक्किम में है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है। सबसे अधिक देशों में जो फसलें उगाई जाती हैं आपकी वो हो जाएगी मक्का, ए ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा देशों में उगाई जाती है। मक्का की फसल विश्व के सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है। मक्का उत्पादन क्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन में अग्रणी देश है, इनको फर्स्ट माना जाता है, आगे माना जाता है। जन्म स्थान इसका कहाँ से या मध्य अमेरिका से माना जाता है मक्का का। मक्का के लिए आवश्यक तापमान जो चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का चाहिए होता है, और वर्षा इसमें 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। विश्व के सभी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध देशों में मक्के की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिलीबिली क्या है। बिलीबिली जो समशीतोष्ण क्षेत्र है उनमें उगाए जाने वाला एक वृक्ष है, रेगिस्तानी में उड़ती हवा है ये, या फिर उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया का, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसको के नाम दिया गया था बिलीबिली। और भी नाम है आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात के, कैरेबियन सागर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको हरिकेन जाना जाता है, चीन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, जापान में टैफू, फिलीपींस में बेजियो, भारत एवं बांग्लादेश में इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है।
कम कौन सी है? चावल है आपके। चावल में उत्पादन की दृष्टि से ये कम फसल है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चावल की फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है, क्योंकि चावल की फसल मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। चावल उत्पादन करने वाले जो शीर्ष देश हैं 2020 के अनुसार दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। चीन हो जाएगा फर्स्ट पर, दूसरे पर आपका भारत, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवे पर आपका वियतनाम हो जाएगा। चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये हो गए आपके 5 देश शीर्ष हो जाएंगे चावल उत्पादन में। डायमंड रिंग की घटना देखी गई थी पूर्ण जो सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई थी तब, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, या फिर केवल पर ध्रुवीय जो परिधीय क्षेत्र थे उनकी समग्रता निशान के साथ में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ में आपकी डायमंड रिंग की घटना देखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? कौन सा क्षेत्र है वो आपका? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट है। तो ये सभी पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। इसमें जो आंसर दिया गया है वो माना नहीं था, आयोग ने इसको बाहर कर दिया था, लेकिन इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत में जो वर्तमान भारत समय में हॉटस्पॉट पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। इसमें कौन कौन से बी और सी दोनों सही हो रहे हैं? इसके लिए क्या किया था, इसको आयोग ने बाहर कर दिया था। आपके पश्चिमी घाट हो रहा है, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट दोनों ही आपके कैसे क्षेत्र हैं? पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र की संज्ञा में या फिर हॉटस्पॉट की संज्ञा में आते हैं। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो IST इस पर टाइम क्या होगा? 6:30 बजे होंगे या फिर 5:30, 6:30, 18:30? ये तो ऑप्शन एक ही हो गया। चलिए तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है, बाकी के 5:30। चलिए अच्छा, ये सॉरी, ये आपके सुबह के हो जाएंगे या आपके शाम के हो जाएंगे? शाम के 6:30 हो जाएंगे, यहाँ पे PM में दिया गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही पूछा गया है? टीक आपका जो मिलता है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता, ये आपको मिलता है मध्य प्रदेश में। देवदार जो मिलता है ये आपका मिलता है जम्मू कश्मीर में। और देख लेते हैं इसके, यहाँ पे दिए गए हैं। चंदन मिलता है आपको कर्नाटक में, और सुंदरी मिलता है पश्चिम बंगाल में। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक यानी सागौन मिलता है मध्य प्रदेश में, देवदार आपका जम्मू कश्मीर में, चंदन मिलता है कर्नाटक में, सुंदरी मिलता है पश्चिम बंगाल में। चलिए और देखते हैं। जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया था? उनका जो सिद्धांत था उसको नाम दिया गया था ज्वारीय परिकल्पना से फेमस था उनका सिद्धांत। गैसीय परिकल्पना जो दी थी या फिर बायाबरासी परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय हैरी एस को जाता है, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो की थी WJ मॉर्गन ने की थी। ये अन्य आपके सिद्धांत हो गए। चलिए और बढ़ते हैं आगे। भूकंप की कौन सी तरंग तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती है? कौन सी होती है? तो ये आपकी पी तरंगें हैं जो कि कहाँ से? तरल माध्यम से गुजरती हैं। तो क्या हो जाती हैं? ये अपवर्तित हो जाती हैं, यानी कि लहरा जाती हैं। भूकंप की पी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं, ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें जो होती हैं वो केवल ठोस में ही जाती हैं, तरल पदार्थों में क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, उनमें चली जाती हैं, अंदर दिखाई नहीं देती हैं ये। चलिए और देखते हैं। आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? आयन मंडल के बारे में दिया गया है, यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यह गैसों एवं गैसों आयनिक रूप में ठंडी होती हैं, यह वातावरण की ठंडी परत है, यह मध्यमंडल तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया तो ये ठंडी परत नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है, बाकी के सभी सही से दिए गए हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वातावरण की जो सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो सकता है। आयन मंडल का जो विस्तार पाया जाता है
80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होती हैं, पुनः वापस लौटकर यह गैस आयनिक रूप में होती हैं। किसके गैसें किस में होती हैं? आयनिक रूप में होती हैं, जब ये तरंगें परावर्तित होती हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। कारण क्या दिया गया इसमें? यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, या फिर यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं। मानसून क्षेत्र पहुँचने में असफल होता है, या फिर हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाता है। तो जो सबसे आपका सफिशिएंट आंसर जो दिख रहा है इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ पे हवाएं जो आती हैं उनको जो मरुस्थलीय इलाका है वहाँ पे टकराने के लिए कोई क्षेत्र मिलता ही नहीं है कि हवाएं टकराएं तो वहाँ पे बारिश हो। हवाओं को क्या है? टकराना पसंद है। जब वो टकराती हैं आपस में तभी बारिश करती हैं। तो कोई भी उनके संपर्क में नहीं आता है, कोई भी बाधाएं नहीं आती, जिसके कारण क्या है? वहाँ पे वर्षा कम होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। राजस्थान में अरावली पर्वत स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह पर्वत मानसूनी पवनों की दिशा में समानांतर अवस्थित है, जिससे मानसूनी पवन के मार्ग में बाधा नहीं बनता है। जो पर्वत आपका इस तरह से फैला हुआ है, तो जो मानसून की जो हवाएं चलती हैं वो इसके पैरेलल चलती जाती हैं, इससे टकराती नहीं है, जिसके कारण क्या है? बाधा नहीं बनती, और बाधा नहीं बनती है तो वर्षा भी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अभी फिलहाल में हम ये सितंबर अक्टूबर के महीने में यही वाला मौसम महसूस करते हैं। यहाँ पे क्या होती है? काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पे उच्च होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, उससे क्या होता है? तापमान हाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है वो आता है पश्चिमी घाट पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर भी कहा आता है, केरल में आता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो आता है सबसे पहले पश्चिमी घाट पर आता है। केरल के मालाबार तट पर 1 से 5 जून तक पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? 1 से 5 जून के मध्य में ये पहुंच जाता है। देश में जो मानसून की अवधि में अंतर पाया जाता है, जिन भागों में मानसून सबसे पहले आता है वहाँ सबसे अधिक समय तक ये मानसून रहता है। जहाँ देर से पहुँचता है वहाँ जल्दी लौट भी जाता है। केरल में मानसून की अवधि 1 जून से 30 नवंबर होती है, कई सारे महीने इसके होते हैं। जबकि जो पंजाब के मैदान में ये अवधि 1 जुलाई से 20 सितंबर के मध्य तक रहती है। ठीक है, क्योंकि 20 सितंबर से क्या होता है? मानसून अपने घर चले जाते हैं, वापस जाते हैं, वो मेहमान आते हैं ना ये। केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो जो केरल का रिजर्व है वो है आपका पेरियार रिजर्व, ये हाथियों के लिए जाना जाता है। और देख लेते हैं पराकल जो वन्यजीव रिजर्व है आपका आंध्र प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, और कान्हा कहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो ये करता है आपका सर्वे ऑफ इंडिया, ये धरातल पत्रक तैयार करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। धरातल पत्रक सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सर्वे ऑफ इंडिया भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी है। इसका गठन 1767 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय है देहरादून में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एक प्रमुख संयंत्र है। किसका है ये? भोपाल में, विशाखापत्तनम में, पिंजौर में, या फिर कोलकाता में। तो ये आपका कहाँ पे है? पिंजौर में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एक प्रमुख संयंत्र है जो कि पिंजौर में स्थित है। HMT मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, कोच्चि में है, हैदराबाद, पिंजौर, अजमेर में स्थित 6 विनिर्माण इकाइयों में लगभग 2500 के कार्यबल के साथ में औद्योगिक मशीनों और उपकरणों का निर्माण यह करता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भारत में भारी
और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन एक राज्य के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी है। यह कंपनी मशीन टूल्स, प्रिंटिंग मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, घड़ियों, ट्रैक्टर, बियरिंग्स का निर्माण ये करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में पाया गया है? सबसे जो कम लिंगानुपात पाया गया है वो पाया गया है हरियाणा में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में पाया गया है। भारत का लिंगानुपात 943 है। आरोही क्रम में छोटे से बड़े में देख लेते हैं। हरियाणा का पाया गया था 879, कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है उपसौर या फिर पेरिहेलियन की स्थिति उसको बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब सबसे दूर होता है सूर्य तो उसको अपसौर या फिर अपहेलियन कहा जाता है, जो कि स्थिति आपको 4 जुलाई को होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं आपकी? श्रम का अधिक उपयोग होता है, आबादी का उच्च घनत्व होता है, ये भी ठीक है। स्वामित्व का छोटा आकार होता है, ये भी ठीक है। मशीनरी पर जोर होता है, मशीनरी पर जोर इनमें नहीं होता है। जो गहन खेती होती है वहाँ पे तो जनसंख्या इतनी है भैया, मशीन कहाँ से ले आएंगे, वो खुद ही इतना कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गहन कृषि मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि में प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। कम क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना इस खेती का या फिर इस कृषि का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान से, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास से या फिर शहरों में दूध की उपलब्धता से। तो ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था वो शहरों में दूध की उपलब्धता के लिए चलाया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्रांतियाँ भी हुई थी इनके लिए। क्रांतियाँ फेमस है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति जो हुई थी आपकी अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। चलिए और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कपास केवल काली मिट्टी पर ही उगाया जाता है। केवल सब थोड़ा ज़्यादा वैसा हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, ये ठीक है आपका। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है, ये ठीक नहीं है। राजस्थान का पूरा भाग रेगिस्तान रेतीला है, ये भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पूरा भाग राजस्थानी वो रेगिस्तानी रेतीला नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, ये ठीक है क्योंकि पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते हवाओं में आर्द्रता की मात्रा जो मात्रा होती है अत्यधिक कम हो जाती है। राजस्थान की नदी लूनी है जो कच्छ के रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। बाल्टोरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, उसके आगे यह कैसा हो जाता है? खारा होता जाता है। सांभर, डिंडवाना, डेगना आदि राजस्थान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की जोड़ी है घाबर एवं मस्जिद सुलेमान, पेशावर, रावलपिंडी, कालगुडली, कुलगाड़ली, रानीगंज एवं झरिया। तो तेल उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध हैं आपकी घाबर और मस्जिद सुलेमान प्रसिद्ध हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ की हैं। घावर आपकी सऊदी अरब की है, सुलेमान ये आपकी ईरान की है। आबकाइब, काथिफ, गाहवर, दम्मान, धारहरन सऊदी अरब का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ये कहाँ के हैं? सऊदी अरब के हैं। चलिए और देखते हैं। सुएज नहर ने किन 2 स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम किया है? तो उनने जो मध्य किसकी दूरी को किया है? ये किया है आपके यूरोप और दक्षिण एशिया की मध्य की दूरी को कम किया है। सुएज नहर के बनने से काफ़ी दूरी इसमें कम हो चुकी है। सुएज नहर ने यूरोप तथा दक्षिण एशिया के मध्य की दूरी को कम किया है। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था
1869 में हुआ था। मिस्र के उत्तर में हुआ था। एक मिनट फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हुआ था? मिस्र के उत्तर में हुआ था। पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित स्वेज पत्तन के भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु इसका कार्य किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। यह लिवरपूल कोलंबो के बीच में प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशांतरी मार्ग की तुलना में कम करता है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। इस पर मिस्र का अधिकार है। ठीक है, कौन से देश का अधिकार है इस पर? मिस्र का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सही उत्तर ढूंढना है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। ये ठीक है आपका। सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ये भी ठीक है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ये ठीक है आपका। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है, यानी कि ये भी ठीक है आपका। 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पेपर में तो उन्होंने सभी सही दिए हैं भैया। श्वेत वामन यानी सफ़ेद ड्वार्फ की संरचना का पता सर्वप्रथम R.S. फावर ने लगाया। यह बहुत छोटे तारे होते हैं। इनका घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। इसका घनत्व पानी से 10 लाख गुना हो सकता है तथा इसका एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। कितना हो सकता है? एक चम्मच जो पदार्थ लेंगे उसका भार जो होता है 10 क्विंटल के समान हो सकता है। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर है? तो वो है आपका वरुण। अरुण के बाद में वरुण आता है, यानी कि नेपच्यून सबसे दूरी का ग्रह माना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। वरुण ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। वरुण सूर्य से क्रमशः 8वां या सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह माना जाता है। इसका द्रव्यमान 17 गुना अधिक है पृथ्वी से। इसकी आंतरिक संरचना अरुण ग्रह से मिलती जुलती है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। इसी कारण यह भी अरुण की भांति दूरबीन से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ये हरे रंग का दिखाई देता है। ट्रिटोन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? ट्रिटोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर आप लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लंबा सेशन ना किया कीजिए। ये आपके ग्रह दिए गए हैं, कौन से ग्रह पर कैसा छल्ला पाया जाता है ये देख लेते हैं। हरा ग्रह किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके अरुण को। छल्लेदार ग्रह बोला जाता है शनि को, क्योंकि इसमें छल्ला पाया जाता है। लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, और प्रातः संध्या का तारा बोला जाता है इसको शुक्र को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप तक आज का हो गया। 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल आपको हम जो भी 100 बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करा देंगे। तो कल आपका ये PGT 2016 भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो जो सेशन है इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी शेयर करें। अगर आपको GS पढ़ना है तो आप मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस से, वो अलग चैनल है, उसमें सभी डिटेल कोर्स है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।